हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस फॉर यूपीएससी एग्ज़ाम। जैसा कि हम डेली न्यूज़पेपर के एनालिसिस करते हैं और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी खबरें होती हैं उनको हम देखते हैं और याद करने की और जो भी एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये वीडियो सभी के लिए इम्पोर्टेंट होता है, वो चाहे कोई यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहा हो, प्री या मेंस की, एनडीए के लिए प्रिपरेशन कर रहा हो, सीडीएस की प्रिपरेशन कर रहा हो, या फिर सीएपीएफ की प्रिपरेशन कर रहा हो, पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए। ठीक है, या फिर अगर किसी की एसएसबी आई है तो वो भी अपने जीडी के पॉइंट्स और लेक्चरेट के जो भी पॉइंट्स हैं वो यहाँ से तैयार कर सकता है। ठीक है, इवन ये एसएससी में भी हेल्पफुल है क्योंकि जो भी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन होती है वो भी मैं यहाँ पे कवर करता हूँ। ठीक है, मेरा नाम है लोकेश चौधरी और आज है 18 जनवरी। तो आज हम वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, जो टेलीग्राम का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, कृपया आप उसे ज्वाइन कर लें। जो भी इसकी पीडीएफ है मैं वहाँ प्रोवाइड कराता हूँ और इसके लिंक्स भी वहाँ भेजता हूँ। ठीक है, खैर पहली खबर है। पहली खबर जो पड़ोसी मुल्क से आ रही है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो हुआ ये है कि जो शहबाज शरीफ हैं, जो पाकिस्तान के पीएम हैं, ठीक है, पाकिस्तान के पीएम है शहबाज शरीफ। ठीक है, तो उन्होंने एक दुबई के जो मीटिंग, दुबई के एक न्यूज़ चैनल को जब इंटरव्यू दे रहे थे तो उन्होंने कहा कि हम पीएम मोदी से बैठ के बात करना चाहते हैं और जो भी सीरियस और सिंसियर इश्यूज़ हैं उस पर हम डिस्कस करना चाहते हैं। हमने 3 लड़ाइयाँ लड़ी हैं। ठीक है, 1947 की जो लड़ाई है, 1999 की लड़ाई है, कारगिल की युद्ध है, ये जो लड़ाइयाँ हमने 3 लड़ी है और 1965 की लड़ाई, तो ये हमने जो लड़ाइयाँ लड़ी हैं इससे हमारा ही नुकसान हुआ है। ठीक है, और हम पॉवर्टी की तरफ चले गए हैं, इकोनॉमिक डिप्रेशन हुआ है हमारी तरफ, और हम चाहते हैं कि हम अपने पड़ोसी मुल्क से कोई भी युद्ध न करें और शांति के साथ, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी के साथ हम रहें और जो भी प्रॉब्लम है उसे हम सॉल्व करें। ठीक है, तो ये बात इन्होंने तब कही है जब इकोनॉमिक रिसेशन से जूझ रहा है। ठीक है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम से जूझ रहा है पाकिस्तान, इसके यहाँ और फ्यूल की कमी है। ठीक है, ये लोन में है, डेट में है। ठीक है, डेट बहुत ज़्यादा है इसके पास, कर्ज बहुत ज़्यादा है, ऑयल की कमी है, यहाँ पे जो बेसिक ज़रूरतें चीज़ें हैं उसकी भी कमी है। क्योंकि जो पाकिस्तान की इकॉनमी है और जो भी वहाँ के लाइवलीहुड है, जो भी वहाँ के मार्केट है, वो इम्पोर्ट पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, इंपोर्ट पे डिपेंड करते हैं। यहाँ पे कोई खासी चीज़ नहीं है कि जो ये एक्सपोर्ट करे बाहर और उनसे ये पैसा कमाए। ठीक है, तो ये फंडिंग पे डिपेंड करते हैं, यूएसए की फंडिंग पे, ह्यूमैनिटेरियन एड पे भी करते हैं, यूएन की फंडिंग पे ये अपनी इस इकॉनमी को चलाते हैं। ठीक है, तो इनकी इकॉनमी ध्वस्त हो रही है। अब ये चाहते हैं कि अगर हम इंडिया से अपने रिलेशन अच्छे कर लेंगे तो इंडिया से रिलेशन अच्छे करने के बाद हमारी इमेज काफ़ी अच्छी हो जाएगी और जो भी इंडिया से हम कुछ भी अगर कोई चीज़ मंगाते हैं तो वो हमारा जो इंपोर्ट होगा वो हम ट्रेड बढ़ा पाएंगे। ठीक है, इंडिया हमारी हेल्प करेगा। पर उन्होंने एक शर्त रख दी। उन्होंने काफ़ी अच्छी बातें करके फिर अपनी पे आ गए, पाकिस्तान की जैसी हालत है। तो उन्होंने कहा कि हम आपसे तभी बात करेंगे, सुलझाएंगे सारे मुद्दे, अगर आप आर्टिकल 370 J&K से क्या करते हैं, रिवोक कर लेते हैं। ठीक है, तो उनकी ये बात काफ़ी अच्छी नहीं है। ठीक है, वो हमारे जम्मू कश्मीर तो हमारा इंटीग्रल पार्ट है, तो हम इस अपनी टेरिटरी में हम कुछ भी करें, आपको क्या फ़र्क पड़ता है? आप होते कौन है कि पाकिस्तान जम्मू एंड कश्मीर को आप ये बताएं कि आप आर्टिकल 370 हटा लीजिए तभी हम बैठ के आपस में बातें करेंगे? ये तो पॉसिबल नहीं है। आप एक कंडीशन भी रख रहे हैं, आपकी प्रॉब्लम है, आप हमारे यहाँ आइए, तो जो भी आपका जो प्रॉब्लम है वो बताइए। अब ये थोड़ी कि आप एक चुनौती रख दें, आप इसके बदले कुछ और रख दें कि नहीं आप ये करो तो मैं ये करूँगा। दिस इज़ नॉट गुड बिहेवियर ऑफ पाकिस्तान, राइट? तो ये बात है और देखते हैं क्या होता है, क्या बातें होती हैं। फ़िलहाल इनका जो रुख है, ये परेशान हो रखे हैं कि जो भी हमारे यहाँ टेरर फंडिंग होती है या फिर जितने टेररिस्ट ग्रुप हैं उनको हम क्या कर रहे हैं, वो भी इनसे परेशान हो गए हैं और ये चाहते हैं कि हम इंडिया से क्या करें, मदद लें और इंडिया से अपने रिलेशन अच्छे करें। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान अब टेरर फंडिंग बहुत कम कर रहा है। अब इसके पास पैसा नहीं रहेगा तो फंडिंग कहाँ से देंगे टेररिस्ट को, जिसकी वजह से ये क्या करें, जम्मू कश्मीर में कोई
टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करें, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो इस वजह से अब इनके पास कोई रास्ता नहीं बचा है। ये अब चाह रहे हैं कि हम इंडिया से अच्छे वार्तालाप कर लें, अच्छी कन्वर्सेशन रख लें, ठीक है। खैर, तो ये बातें हैं। बाकी अब देखते हैं आगे क्या होता है। हमारी सरकार की तरफ से कभी किसी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है और कोई ऑफिशियल्स ने ऐसे नहीं बताया है कि क्या होना चाहिए क्या नहीं चाहिए। इनके बयान के बाद कुछ नहीं हुआ है, ठीक है। सरकार की तरफ से कोई भी बयान नहीं आया है, ठीक। खैर, चलते हैं अगली खबर पे। अगली खबर है वहीं से रिलेटेड है, इनफैक्ट दोनों को एक में करना चाहिए था। फिलहाल अगर हम यूएनएससी की बात करें, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, अगर हम इसकी बात थोड़ी सी कर लें तो इसकी जो चेयरमैनशिप है वो किसे मिली हुई है? इंडिया के लिए। कितने सालों के लिए? 2 सालों के लिए, ठीक है। तो इंडिया को एक और चीज़ की चेयरमैनशिप मिली है, किसकी? G20 की, ठीक है, 1 सालों के लिए, ठीक है। तो इंडिया को कई सारी चीज़ें मिली। और अगर इंडिया में देखें तो इंडिया में इंटरनेशनल हॉकी वर्ल्ड कप हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है? उड़ीसा में, ठीक है। 2 स्टेडियम है, एक बिरसा मुंडा, इनफैक्ट मुंडा स्टेडियम, और एक है राउरकेला, ठीक है। तो ये याद रखने वाली बात है क्योंकि इंडिया इस साल बहुत सारे जो हेड है वो कर रहा है और कई सारी चीज़ें इंडिया से हो रही हैं, ठीक है। तो G20 की समिट 1 साल के लिए हो रही है और समिट जितनी भी होने वाली, करीब 44 मीटिंग्स होने वाली है G20 की, वो ऑल ओवर ने इंडिया में हो रही हैं, ठीक है। खैर, तो अगर हम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बात करें तो इसने क्या किया है कि एक लश्कर ए तैयबा का जो कि एक टेररिस्ट ग्रुप है पाकिस्तान का, उसको क्या किया है कि जो क्या करता था, मक्की, इसका नाम है मक्की, ठीक है, अब्दुल रहमान मक्की। ये क्या है कि फंड रेजर था, ठीक है। फंड रेजर ग्रुप था। ये सभी के लिए क्या करता था कि फंड रेज करता था। लश्कर ए तैयबा के लिए भी करता था, जमातुल दावा के लिए भी करता था। और ये पैसे लाके, और जिससे क्या ये क्या करते थे, इनका काम क्या है? जो टेररिज्म एक्टिविटी है उनको परफॉर्म करना। कहाँ पे? जम्मू एंड कश्मीर में। तो इस वजह से अब इन पे सैंक्शन लगाने के लिए इंडिया ने 2 साल पहले ही कर दिया था, आई थिंक 2018 में प्रपोजल रखा था कि 2019 में इस प्रपोजल रखा था यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कि इसे क्या कर दिया जाए, सैंक्शन लगा दिए जाए। ये क्या है? ये जो मक्की है, यानी कि अब्दुल रहमान मक्की है, ये क्या करता है? जो फंड रेज करके और टेररिस्ट को फंडिंग करता है, टेररिस्ट के लिए फंडिंग करता है। तो इसके ऊपर सैंक्शन लगा देंगे तो कोई भी इसे पैसे नहीं देगा। पर चाइना बीच में आ गया। चाइना की काफ़ी अच्छी बनती थी ना पाकिस्तान से, बहुत अच्छी बनती थी जब इमरान खान थे। तो चाइना ने कहा कि नहीं, अब इनफैक्ट चाइना यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर है, तो इस अगर ये ना बोल दिया तो ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो नहीं हटा, उस टाइम पे नहीं हुआ, सैंक्शंस हम नहीं लगा पाए। फिर अब कल जब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में सैंक्शन अपने जो जो भी लिफ्ट किया था, उसने जो होल्ड किया था चाइना ने, जो बात रखी थी, उसने क्या किया? हटा लिया, ठीक है। तो अब चाइना कह दिया कि ठीक है, हम इसके ऊपर जो सैंक्शंस हैं उसको लगा देते हैं और ये ब्लैक लिस्ट हो गया है, ठीक है। तो ये बहुत एक बुरी खबर है। इसको मैं रिलेट करता हूँ फर्स्ट वाली न्यूज़ से, ठीक है। फर्स्ट वाली से न्यूज़ से रिलेट करता हूँ। ये है टेररिस्ट ग्रुप, ठीक है। ये है चाइना, ये है पाकिस्तान, और ये है इंडिया, ठीक है। तो अगर पाकिस्तान इनको फंडिंग करता है तो ये परफॉर्म करते हैं इंडिया में, ठीक है। और चाइना क्या करता है? जो भी पैसे है वो देता है इनको। किस एवेज में? इन्होंने लैंड भी दी थी इंडिया को, एक इंडिया की जो डिस्प्यूटेड लैंड थी उन्होंने गिफ्ट कर दी इनको, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं? बॉर्डर वन बेल्ट वन रोड के इनिशिएटिव में ये भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। तो इनको लालच भी देता है, इनको लोन भी देता है। चाइना क्या देता है? लोन भी देता है। तो ये पैसे क्या करते थे? टेररिस्ट में जाके दे देते थे। बाकी इनके यहाँ डेवलपमेंट काम कोई होता नहीं था। फिर क्या हुआ कि चाइना की जो पॉलिसी है वन बेल्ट वन रोड वाली OBOR, ये पॉलिसी बंद पड़ गई है। ये जो इनिशिएटिव है वो रुक गया है। क्यों? क्योंकि चाइना के पास इतने पैसे नहीं है कि वो इस इनिशिएटिव को शुरुआत कर सके, इनफैक्ट जो काम है वो पूरा कर सके, ठीक है। तो ये पाकिस्तान को पैसे नहीं दे रहा है, तो पाकिस्तान पैसे नहीं दे रहा है तो ये इनको नहीं दे पा रहा है, तो ये इसकी भी हालत ख़राब है, इसकी भी हालत ख़राब है, ठीक है। अब ये इनके पास कोई चारा नहीं बचा, तो चाइना ने क्या किया? पाकिस्तान से कहा कि ठीक है बेटा, हम तुम्हारी थोड़ी मदद कर देते हैं,
तुम इनको टेररिस्ट बना दो, ठीक है, हम तुमको पैसे देंगे, हम तुमको जो भी पैसे के सैंक्शंस लगे होंगे उनको हम हटवा देंगे, ठीक है। तो ये इनको हटवा दिया, ठीक है। अगर इसकी बात करें, FATF की बात करें, तो ये ग्रे लिस्ट में था, ब्लैक लिस्ट में था, पर अब ये ग्रे लिस्ट में आ गया है पाकिस्तान। क्यों? क्योंकि अब कहीं ना कहीं कभी कभी ऐसा लगता है कि पाकिस्तान टेररिस्ट को सपोर्ट नहीं कर रहा है, फिर लगता है कभी कर रहा है। तो ये रिश्ता इन चारों के बीच में है, ठीक है। और इसी टाइम पे इंडिया, पाकिस्तान चाह रहा है कि अगर हम इंडिया से अपने रिश्ते अच्छे कर लेंगे, जैसा कि मैंने पहले न्यूज़ में बताया, तो अगर हम रिश्ते अच्छे कर लेंगे तो हमारे यहाँ जो ट्रेड के माध्यम है, ट्रेड के जो रास्ते हैं वो खुल जाएंगे, और जो सैंक्शंस वगैरह है वो काफ़ी कम हो जाएंगे, ठीक है। तो ये इनके बीच की खबर है। खैर, चलते हैं अगली खबर पे। अगली खबर भी इंटरनेशनली है, आज काफ़ी इंटरनेशनली इंडिया रिलेटेड है, काफ़ी न्यूज़ उसी से थी। तो अभी क्या हो रहा है कि अमेठी में हमने एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री लगाई है, शायद आपको पता होगा, यूपी के अमेठी में। तो यहाँ पे रसिया और इंडिया के द्वारा जो जॉइंट वेंचर था, जॉइंट वेंचर क्या था, AK-203 राइफ़ल बनाने का, ये किसके लिए बनाया जा रहा है? आर्मी के लिए, ठीक है। तो वो क्या हो गया है कि वो मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो गई है, और इससे 10 सालों का टेंडर मिला हुआ है, ठीक है। और जिसमें करीब ये 6 लाख राइफ़ल बनाएंगे, ठीक है। 6 लाख राइफ़ल कहाँ से बनेंगी? यूपी अमेठी से। और ये नई ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है जो कि लगाई गई है, ठीक है। खैर, चलते हैं अगली खबर पे। अगली खबर है काफ़ी, ये भी इम्पॉर्टेंट है, इनफैक्ट चाइना से रिलेटेड है। तो हुआ ये है कि चाइना एक डैम बना रहा है, ठीक है, मेडॉक डैम किस पे? ब्रह्मपुत्रा रिवर पे, ठीक है, ब्रह्मपुत्रा रिवर पे बना रहा है। और वो डैम कितने का है? उसकी अगर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है वो 60,000 मेगावाट की, ठीक है। काफ़ी बड़ा डैम बना रहा है, बहुत बड़ा डैम है। और अगर ये डैम बन जाता है, ठीक है, अगर ये डैम बन जाता है तो जो स्पीड होगी अर्थ की वो कम हो जाएगी अगर ये चलेगा तो, ठीक है। अभी इनफैक्ट एक चाइना में डैम बना है जो येलो रिवर आई थिंक कहलाती है, वो उसी पे वांगहो पे बना है, वांगहो पे रिवर पे बना है। तो वो क्या है, अगर वो चलती है तो वो 0.3 सेकेंड धीमी हो जाती है स्पीड अर्थ की, ठीक है, ये बात है। खैर, इसमें मैप के माध्यम से हम समझेंगे कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। और ठीक है, अगर हम यहाँ बात करें, छेमा-युमा-डुंग ग्लेशियर से क्या होती है? ब्रह्मपुत्रा ऐसे निकलती है, तिब्बत के होते हुए से रास्ते नामचा बरवा से अरुणाचल में आती है, फिर आसाम में जाती है, और ये आसाम में जाके यहाँ से फिर बांग्लादेश में ऐसे यहाँ से बांग्लादेश में चली जाती है, ठीक है। तो ये जो रिवर है यहाँ पे सांगपो क्या होती है? सांगपो, ठीक है, ब्रह्मपुत्रा का नाम। तो यहाँ पे मेडॉग है, जहाँ पे ये डैम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे, और ये जो डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, ये पड़ता है अरुणाचल की अगर हम बात करें तो अपर सियांग डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, ठीक है, अपर सियांग डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। तो जो मेडॉग डैम है ये अरुणाचल से पहले ही बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर ये मेडॉग के पास ये डैम अगर बना देते हैं, 60,000 मेगावाट का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, तो हम भी एक क्या है कि हम एक बनाना चाहते हैं, अपर सियांग में एक डैम बनाना चाहते हैं। कितने वाट का? 11,000 मेगावाट का, ठीक है। तो अगर ये डैम बना देगा 60,000 मेगावाट का, तो फिर जो फ्लो है रिवर का वो तो कम हो जाएगा, वो तो नेचुरल से कम हो जाएगा, यानी कि उसमें डिफरेंसेस आ जाएंगे। तो हम ये जो डैम है ये कैसे बना पाएंगे? ये तो काफ़ी मुश्किल होगा इसको चलाना, क्योंकि पानी आएगा नहीं, मानसून के टाइम में आएगा नहीं। तो वो सोच क्या रही है गवर्नमेंट हमारी गवर्नमेंट ये सोच रही है कि ये जो अपर सियांग है, अगर मैं इधर बात करूं, जो अपर सियांग है, अपर सियांग से पहले ये अपर सियांग है, और यहाँ पे क्या है? मेडॉग है। तो अपर सियांग से पहले एक बफर बना दिया जाए, बफर जोन, राइट। बफर जोन यानी कि ये एक्स्ट्रा में हमने रखा हुआ है, ठीक है। तो ये कितने का होगा? 9 बिलियन क्यूबिक मीटर का होगा, ठीक है। यानी कि इसमें इतना पानी आएगा। अगर ये इतना बफर हम रखेंगे हमेशा के लिए, तो ये जो डैम है
ये अपर सियांग का डैम है, अपर सियांग का जो डैम है ये आराम से हम चला पाएंगे। तो सरकार सोच रही है कि यहाँ पे जो डैम बनाएंगे इससे पहले हम बफर बना दें। लेकिन एक समस्या और आ रही है, मान लीजिए कि हमने बफर बना दिया क्योंकि हमें ज़रूरत है, पर अगर हमने बफर बना दिया तो जो भी यहाँ की जो बांग्लादेश में जो पानी जा रहा है, जो बांग्लादेश के हिस्से में पानी जा रहा है, यानी कि हम उससे छेड़छाड़ कर रहे हैं और हम एक नई डिस्प्यूट पैदा कर ले रहे हैं। किसके खिलाफ? बांग्लादेश और इंडिया में, क्योंकि रिवर वॉर डिस्प्यूट तो हमारे यहाँ चलते ही हैं बांग्लादेश और इंडिया में। तो एक और हम बिना बेवजह खड़ी कर लेंगे। तो अगर ये बांग्लादेश से भी और इंडिया सहमत होंगे इस बात से, तभी ये हम प्रपोज़ल रखेंगे, ठीक है। इनफैक्ट अभी बांग्लादेश ने बनाया, इनफैक्ट चाइना ने अभी बनाया नहीं है डैम, अभी उसने प्रपोज़ल रखा है और हमने भी अभी बनाया नहीं है। ये जो सियांग वाला है हमने भी अभी बनाया नहीं है, हमने अभी प्रपोज़ल रखा है, ठीक है। लेकिन अगर मेडॉक बन जाएगा, मेडॉक का तो ये तो पास है, ये तो प्रपोज्ड है, पहले से ही प्रपोज्ड है। इनफैक्ट 2014 में ये इसकी बात चल रही थी और ये काम भी चल रहा होगा। तो अब सरकार का कहना है कि हम बफर स्टॉक बना देंगे, ठीक है। तो ये बातें हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर ये नदी आ रही है और ये बांग्लादेश में जा रही है तो बांग्लादेश से भी प्रॉब्लम क्रिएट होगी हमारी, क्योंकि बांग्लादेश के हिस्से का पानी हम रोकेंगे, ठीक है। तो ये देखने वाली बात होगी कि हम बांग्लादेश से मिलके क्या क्या करते हैं, ठीक है। अगर हम थोड़ी सी बात कर लें ब्रह्मपुत्रा रिवर की, ब्रह्मपुत्रा रिवर की बात कर ले तो वो है करीब 1800 किलोमीटर 2800 किलोमीटर की, ठीक है। 2800 किलोमीटर की ये 3 देशों में बहती है, तिब्बत यानी कि चाइना में, इंडिया में और बांग्लादेश में, जिसमें से 1700 किलोमीटर किस में बहती है? तिब्बत में बहती है। फिर 920 किलोमीटर आसाम और अरुणाचल में बहती है यानी कि इंडिया में, और 260 किलोमीटर कहाँ बहती है? बांग्लादेश में, ठीक है। और अगर हम अरुणाचल प्रदेश की बात करें, जो जोग्राफिक लोकेशन है, इसके पास जो इंटेंसिटी है, जो पोटेंशियल है, वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है, हाईएस्ट हाइड्रो पावर पोटेंशियल इन द कंट्री, ठीक है। इंडिया में सबसे ज़्यादा अगर किसी स्टेट के पास हाइड्रो पावर है, पोटेंशियल है, वो है अरुणाचल प्रदेश के पास। क्यों? क्योंकि ये जो हिली रीजन है, ये माउंटेन वाला रीजन है, यहीं से कई सारी नदियाँ आती हैं और जब नदियाँ आएंगी तो इनकी स्पीड बहुत तेज़ होती है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो डैम बनाने की और पावर प्रोजेक्ट शुरू करने की सबसे अच्छी जगह है, ठीक है। और अगर हम ब्रह्मपुत्रा की बात करें तो ये अकेले 30% शेयर करती है हमारे इंडिया के फ्रेश वाटर जो भी रिवर रिसोर्सेज हैं उनमें 30% करती है, और 40% ये क्या प्रोवाइड कराती है? ये पोटेंशियल प्रोवाइड कराती है, किसके लिए? हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी के लिए, ठीक है। तो ये थी बात, और ये इशू ऐसे समय पे बढ़ रहा है क्योंकि अगर हम देखें तो अभी फ़िलहाल में म्यांमार ने कहा था कि हम एक पैरेलल जो रोड बना रहे हैं वो चाइना के पैरेलल है और इंडिया के पैरेलल है, तो उसमें भी क्रिएशन हुई थी, डिस्प्यूट के मामले उठ सकते हैं। अभी तवांग में हुआ, ठीक है, तवांग में हुआ। अब अगर मेडॉक बन जाता है तो ये अलग प्रॉब्लम हो गई, ठीक है, क्योंकि अगर मेडॉक कंट्रोल करेगा, इनफैक्ट ये तो किस लिए बनाया जा रहा है? ये तो मल्टीपर्पज़ है, और ये फ्लड कंट्रोल भी करेगा क्योंकि आसाम में तो फ्लड आती है। और अगर मेडॉक बन जाता है तो जो भी फ्लडिंग सिस्टम है नॉर्थ ईस्ट का, वो चाइना कंट्रोल करेगा, यानी कि चाइना के जब मन आए तब डैम खोल देगा और उससे बह जाएंगे और बिना बताए खोल देगा, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। खैर आगे देखते हैं अब होता क्या है इसमें मामले में। खैर ये मैप है, एनीवेज अब चलते हैं अगली खबर पे। इनफैक्ट ये भी चाइना से ही खबर है, और पहली बार ऐसा हुआ है, इनफैक्ट 60 सालों में ऐसा पहली बार हुआ है कि चाइना की जो पॉपुलेशन है वो कम हो गई है, ठीक है। चाइना की पॉपुलेशन पहली बार कम हुई है, यानी कि जो फर्टिलिटी रेट है वो कम हुई है। इसका रीज़न ये है कि जो ग्रोइंग पॉपुलेशन है, जो ओल्ड एज पॉपुलेशन है, वो क्या हो रही है? बढ़ रही है, और जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है, वो कम हो रही है। इनफैक्ट जो 16 साल से 45 साल की अगर हम एज को देखें तो ये वर्किंग पॉपुलेशन है, और ओल्ड एज में 60 से ऊपर, तो ये लोग बढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी क्या कर दिया था वहाँ की सरकार ने, 1 चाइल्ड पॉलिसी लागू कर दी थी बहुत पहले जब पॉपुलेशन बढ़ रही थी। तो फिर उसके बाद 2 चाइल्ड पॉलिसी कर दी, ठीक है। तो जब 2 चाइल्ड पॉलिसी की, उसके बाद फिर से सरकार ने कहा कि नहीं, अब तीसरा बच्चा भी आप अडॉप्ट कर सकते हैं, यानी कि तीसरा बच्चा भी कर सकते हैं। पर हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग के चलते लोगों ने पॉपुलेशन को बढ़ाना, इनफैक्ट अपने फर्टिलिटी को नहीं बढ़ाया,
और वो चाहते थे कि हम न करें। इनफैक्ट सरकार ने भी कहा कि आप लोग पढ़ाइए, हम पैसे देंगे। तो वहाँ के लोगों ने नहीं किया, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि पॉपुलेशन घट रही है। इसका जो रेपरकशन है, उसका जो इफ़ेक्ट है वो क्या आएगा आने वाले दिनों में देखा जाएगा। अभी वर्किंग पॉपुलेशन है यहाँ पे, पर वहाँ का जो मार्केट है वो मार्केट है, और जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है वो क्या होगी, वो थोड़ी सी कम हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि वो वहाँ पे लोग है नहीं काम करने वाले, वर्किंग लेबर मिलेगी नहीं वहाँ पे, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन वहाँ पे कम हो जाएगा। तो वो शिफ्ट करेंगी इंडिया की तरफ। और अगर हम इंडिया के एक बात करें तो इस साल यानी कि 2023 में हम नंबर 1 बनने वाले हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर द नंबर 1। इनफैक्ट किसी चीज़ में वो हम किस में बनने वाले हैं, पॉपुलेशन के मामले में। ठीक है, तो हम भारत के लोग दुनिया के सबसे जनसंख्या वाले लोग कहलाएंगे इसी साल में। और चाइना पीछे हो गया है, चाइना पीछे हो जाएगा। इनफैक्ट अभी तक हो गया होगा, राइट, क्योंकि अभी ऑफिशियल डेटा जब आएगा तो अभी कुछ दिनों बाद पता चल जाएगा कि हाँ हम पीछे कर दिया है चाइना को। ठीक है, तो ये बात है चाइना से। ठीक है, खैर चलते हैं अगली खबर पे। अगली खबर है, इनफैक्ट अगली खबर भी इंटरनेशनल ही है। तो हुआ ये है कि जैसा हमने पढ़ा है या फिर देख रहे हैं कई दिनों से कि जो श्रीलंका है वो बैंकरप्ट हो चुका है। ठीक है, तो इसके पास जो भी लोन के रास्ते थे वो बंद हो चुके हैं। इनफैक्ट इसने चाइना से लोन ले रखा था, पर अब ये चाइना के पास नहीं जाना चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसकी जो डेप्ट ट्रैप पॉलिसी है, यानी कि अगर कर्ज दे दो, पैसा दे दो, अगर ये पैसा ना चुका पाए तो इनके जो एरिया है, इनकी टेरिटरी है, उन पे कब्जा कर लो। जैसे कि इन्होंने क्या किया, किस पे किया, श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट पे, राइट। हम्बनटोटा जो पोर्ट है उस पे क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। कितने साल के लिए? 100 सालों के लिए। ठीक है, तो ये इनकी पॉलिसी है। तो वहाँ की सरकार, वहाँ की जो अपोजिशन थी, इनफैक्ट इनको श्रीलंका की गवर्नमेंट को जो बैंकरप्ट की है सरकार, तो उसने क्या किया है कि अपोजिशन के लोगों ने इनको आगाह कर रहे थे, ठीक है, कि आप ऐसा नत करिए, चाइना के पास न जाइए, वो उसकी पॉलिसी अलग है। लेकिन वहाँ की सरकार चाइना के पास गई और लोन लिया, और इनफैक्ट कई लोन लिए। इनफैक्ट जो श्रीलंका का कोलंबो शहर है उसको डेवलप करने के लिए भारी भरकम लोन लिया। और लोन तो ले लिया, इनके पास इंजीनियर ही नहीं है, तो चाइना ने कहा कि हम इंजीनियर देते हैं। इनको भी इंजीनियर दिया, कंपनी चाइना की, पैसा चाइना का, फिर पैसा चाइना घर भी ले आया, और इन पे लोन बढ़ गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ गया। तो इस वजह से सरकार वहाँ की, इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट भी वहाँ की कह रही थी कि आप लोन न लीजिए। खैर, तो जब इनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, इनफैक्ट इंडिया ने भी हेल्प की, इंडिया ने काफ़ी मदद की, तेल भिजवाए, अनाज भिजवाए, जब वो बैंकरप्ट हुआ था लास्ट ईयर। तो इसने तो अपने एंड से काफ़ी मदद कर दी, ठीक है। लेकिन वो इकोनॉमी रिवाइव करने के लिए काफ़ी नहीं था, इकोनॉमी रिवाइव करने के लिए वो काफ़ी नहीं था, क्योंकि इंडिया अपने लेवल से कोविड के वजह से इतना अभी अच्छा नहीं हुआ था कि वो हेल्प करे, किसी दूसरी कंट्री की इकोनॉमी को रिवाइव करे। तो ये इकोनॉमी रिवाइव करने के लिए श्रीलंका कहाँ चला गया? आईएमएफ में। ठीक है, हमने पढ़ा था कि आईएमएफ में गया है श्रीलंका, और आईएमएफ में जब गया है तो आईएमएफ को $2.9 बिलियन का लोन मांगा है। ठीक है, आईएमएफ से श्रीलंका ने लोन मांगा है, पर श्रीलंका पहली बार श्रीलंका को लोन नहीं मिला, और आईएमएफ में मना कर दिया कि नहीं, तुम बैंकरप्ट हो चुके हो, हम तुम्हें लोन नहीं देंगे। ठीक है, अब ये करता तो क्या करता, तो ये रहा आईएमएफ, ठीक है, ये रहा इंडिया। और आईएमएफ के बारे में बता दें तो ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, और ये जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनके शेयर्स वगैरह हैं, और सबसे ज़्यादा इसमें यूएस के शेयर हैं, और जो पैसे देती है और वो कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देती है। इसका हेडक्वार्टर अगर हम बताएं तो वाशिंगटन डीसी में है। ठीक है, खैर अगर हम श्रीलंका यहाँ पे है, ठीक है, श्रीलंका यहाँ पे है, तो श्रीलंका जब गया तो आईएमएफ के पास, तो आईएमएफ ने मना कर दिया, तो श्रीलंका फिर गया इंडिया के पास, इंडिया से बोला कि इंडिया तुम मेरी जो लोन की गारंटी है वो तुम ले लो, लोन एश्योर्ड कर दो। इंश्योरेंस होता है, एश्योरेंस मतलब कोई लोन किसी मांगने जाते हैं तो वो तीसरा बंदा बुला कहता है कि आप इंश्योर कर रहे हैं कि ये पैसे दे देंगे, तो हाँ। तो इंडिया पहला ऐसा कंट्री है जो श्रीलंका को एश्योरेंस दिया है कि हाँ ये लोन वापस कर देगा। ठीक है, और अगर श्रीलंका के जो सबसे बड़े लेंडर्स की बात करें तो वो है इंडिया, चाइना और जापान। ठीक है, ये श्रीलंका की जो मेजर जो इंपोर्ट करता है सामान या फिर लेंड करता है पैसे, वो इन 3 देशों से करता है।
ठीक है। तो इन तीनों देशों में सबसे पहले इंडिया ने एश्योर किया है आईएमएफ को कि हाँ इसे पैसे दे दीजिए, हम पैसे की गारंटी लेते हैं, इन द सेंस कि ये हमें इस पे पूरा भरोसा है कि ये पैसे आपको दे देगा, ठीक है। एनीवेज, अब चाइना और जापान ने अभी तक एश्योर नहीं किया है, पर ऐसा लग रहा है, इनफैक्ट ऐसा माना जा रहा है कि चाइना और जापान भी बहुत जल्दी कर देने वाले हैं। मैं आशा करता हूँ कि श्रीलंका की इकोनॉमी जल्दी रिवाइव हो, वहाँ का जो टूरिज़्म है वो फिर से ग्रो करे, लोग घूमने आए और वहाँ का देश खुशहाल हो, ठीक है। तो ये बात है, और इस आर्टिकल का जो मतलब है, इस आर्टिकल का जो भी मतलब है ये यही था, ठीक है। एनीवेज, खैर चलते हैं अगली खबर पे। अगली खबर है काफ़ी कह सकते हैं कि पंकज कुमार सिंह, ये क्या है, रिटायर्ड आईजी थे, रिटायर्ड डीजी थे बीएसएफ के, यानी कि सीएपीएफ में ये क्या थे, डायरेक्टर जनरल की पोस्ट से इन्होंने रिटायरमेंट ले ली थी। कब, इनकी 31 दिसंबर 2022 को ये रिटायर हो गए थे, ठीक है। पर इनको अपॉइंट कर दिया गया है एनएसए यानी कि डेप्यूटी एनएसए यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र। ये एक आईपीएस रैंक के ऑफिसर थे, ठीक है, 1988 कैडर के, राजस्थान कैडर के थे ये, ठीक है। और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी इसलिए है क्योंकि ये डायनामिक पर्सन है। इन्होंने आईआईएम से एमबीए किया हुआ है, लॉ की पढ़ाई की हुई है, और इससे पहले वो सीआरपीएफ में भी रह चुके हैं, राइट। और उससे पहले अगर इनके फादर की बात करें तो ये भी जो इस पोस्ट पे गए हैं, यानी कि डीजी पोस्ट पे, डायरेक्टर जनरल की पोस्ट पे, इनके फादर भी रह चुके हैं 1993 से 1994 में, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है और इनका नाम है पंकज कुमार सिंह, ठीक है। तो ये बात रखने वाली इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो रिसेंट अपॉइंटमेंट है वो ये है, ठीक है। खैर, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए ताकि दूसरे लोग भी ये जानकारी ले सकें, और सब्सक्राइब करिए अगर नए हैं तो, और वीडियो पूरा देखिए, ठीक है। खैर, यहाँ पे मैं रोज़ डेली इशू कवर करता हूँ और अपने एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो भी न्यूज़पेपर अगर कोई स्टार्ट करना चाहता है वो भी यहाँ से शुरुआत कर सकता है। मैं पॉलिटिकल लेक्चर्स तैयार कर रहा हूँ, आई एम सो सॉरी फॉर दिस, और जल्द ही मैं मिलूँगा पॉलिटिकल लेक्चर्स में। तब तक मिलते हैं कल, रखिए, बाय बाय, टेक केयर।